जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2019 का जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने 3 खंड कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की, जो क्वेश्चन पेपर 2019 में रह गए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से पार्ट 1 को देख लीजिएगा और ये पार्ट 2 है। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। So before start the video, make sure that hit the subscribe button, press the bell notification so that we'll get all that notification from this channel. So let's begin. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जो कि इसमें पार्ट 1A है। इसमें दे रखा है स्नेहक को परिभाषित कीजिए, स्नेहक के कार्य भी लिखिए। तो यहाँ पे हम आंसर इसका देख लेते हैं। जो स्नेहक है उसको इंग्लिश में लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो मशीन में 2 विपरीत दिशाओं में गति करने वाली धातुओं की सतहों के मध्य परत का कार्य करके उत्पन्न प्रतिरोध को कम करते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। यानी उत्पन्न प्रतिरोध यानी कि जो हमारे पास घर्षण है, जो उनके बीच में घर्षण होता है, उनके बीच में जो घर्षण होता है उनको क्या करते हैं, कम करते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। कि वह पदार्थ जो मशीनों के 2 विपरीत दिशाओं में गति करने वाली धातुओं की सतह जो होती है उनके मध्य में एक परत का कार्य करते हैं, एक परत बना लेते हैं जो कि घर्षण को कम कर देती है, स्नेहक कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्नेहक के कार्य। तो यहाँ पर जो मशीन होती है, मशीनों की दक्षता को बढ़ाते हैं। नंबर 2, मशीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कम करते हैं। नंबर 3, मशीनों की आयु को बढ़ा देते हैं। मशीनों द्वारा कम ऊर्जा खर्च करने की दक्षता को बढ़ाते हैं। नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका बी पार्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं कि बफर विलयन क्या होते हैं, बफर विलयन के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए, यानी बताइए। यहाँ पर दे रखा है आंसर, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। वे विलयन जिनमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुत कम परिवर्तन होता है, यानी कि या बहुत कम परिवर्तन होता है या फिर परिवर्तन होता ही नहीं है, बफर विलयन कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये वाला CH3COH प्लस CH3COONA, ये एक बफर सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं जो एग्जाम्पल में दे रखा है, NH4OH प्लस NH4Cl, ये दोनों हमारे पास जो है बफर विलयन है। तो आइए हम प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन को देख लेते हैं। बफर विलयन की अम्लता और क्षारीयता आरक्षित रहती हैं। नंबर 2, बफर विलयन अपने pH मान में परिवर्तन का विरोध करता है। नंबर 3, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर बफर विलयन के pH मान नगण्य परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो प्रबल अम्ल होता है और प्रबल क्षार या फिर प्रबल क्षार होता है, इसकी अल्प मात्रा अगर हमने मिला दी बफर विलयन में तो pH मान में नगण्य परिवर्तन होता है, यानी कि ना के बराबर परिवर्तन होता है। नंबर 4 चलते हैं। विलयन को तनु करने पर विलयन के pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम अगर किसी विलयन को, जो हमारे पास बफर विलयन है, उसको हम तनु करेंगे, डाइल्यूट कर देंगे, तो pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट दे रखा है बफर विलयन के प्रकार। बफर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। तो सबसे पहला नंबर 1 जो है हमारे पास अम्लीय बफर विलयन है कि एसिडिक बफर। दुर्बल अम्ल तथा इस अम्ल के किसी प्रबल क्षार के साथ बने लवण, जो साल्ट होता है, के मिश्रण को अम्लीय बफर कहते हैं। जैसे CH3COOH प्लस CH3COONA। दूसरा होता है हमारे पास HCN प्लस KCN। ये हमारे पास दोनों बफर सॉल्यूशन हैं जो कि अम्लीय बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्षारीय बफर सॉल्यूशन है, क्षारीय बफर विलयन। क्षारीय बफर विलयन को
हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं। दुर्बल क्षार व इस क्षार के किसी अम्ल के साथ बने लवण के मिश्रण को क्षारीय बफर विलयन या क्षारीय बफर सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे कि CH4OH प्लस NH4Cl। नंबर 2 NH4OH प्लस NH4NO3। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का ए पार्ट देख लेते हैं। डेक्रॉन, जो हमारे पास डेक्रॉन है, इसको टेरेलीन भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका निर्माण एथिलीन ग्लाइकॉल व टेरेथैलिक अम्ल के मिश्रण को 420 से 640 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल को हमने रिएक्शन कराई, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ हमने जो रिएक्शन कराई टेट्राथैलिक एसिड की। अब टेट्राथैलिक एसिड की हमने जैसे रिएक्शन कराई और 473 केल्विन के तापमान पर हमने रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर हमारे पास जो बनता है वो टेरिलीन यानी कि डेक्रॉन बन जाता है। अब डेक्रॉन का जो फॉर्मूला है ये वाला है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और इसको याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है, आ जाता है। दोस्तों इसमें जो यहाँ पर दे रखा है कि गुण और इसका उपयोग यानी कि प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, इसके देख लेते हैं। इसका जो उपयोग है वो इसका जो रेशा है बहुत मजबूत होता है। इसका उपयोग चुंबकीय टेप, सीट बेल्ट, एप्रीन आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट जो नंबर 4 का बी है, नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो है उसका जो पार्ट है वो बी है नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। नाइलॉन 6 को परलॉन भी कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में आया था कि परलॉन के बारे में लिखिए, जबकि आपकी याद होता है नाइलॉन 6 पूरा याद होता है और क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाता है कि परलॉन के बारे में समझाइए, परलॉन के बारे में टिप्पणी कीजिए, और जबकि आपको पूरा याद होता है। तो इसके 2 नाम होते हैं, आप दोनों याद करके जाएं एग्जाम में। सो इसका निर्माण विधि देख लेते हैं। इसका निर्माण कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च दाब पर बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये कैप्रोलैक्टम का है। अब कैप्रोलैक्टम का जो फॉर्मूला मतलब कैप्रोलैक्टम जो है हमारे पास, उसको हमने H2O की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन किया उसका, तो हमारे पास जो बना है वो नाइलॉन 6 यानी कि परलॉन बन गया है। तो आइए इसके उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग टायर, कार्टर्स, सीमेंट, वस्त्रों तथा रस्सी के निर्माण में किया जाता है। सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसका सी है ये। तो यहाँ पर है ब्यूना 5। अब ब्यूना 5 इसका निर्माण जो होता है 1,3-ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन के बहुलीकरण से किया जाता है। अब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास जो है 1,3-ब्यूटाडाइईन है ये वाली, और जो हमारे पास स्टाइरीन, ये स्टाइरीन है, स्टाइरीन का फॉर्मूला है। हम इसका करा रहे हैं पॉलीमराइजेशन। अब जब इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमारे पास ये ब्यूना 5 बनता है। इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग नंबर 1 उद्योगों में विभिन्न पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 इसे सीलिंग और बाइंडिंग एजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 रबर कटिंग बोर्ड के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसका जो डी पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC या कोरोसिल क्या होता है। अब कोरोसिल के बारे में बतानी है। कोरोसिल क्या होती है, PVC क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होती है, इन सभी को एक ही नाम से बोला जाता है। PVC क्या होती है यानी कि ठीक है, इनका ये जो पूरा नाम, ये सब इतने सारे जो नाम है 3 नाम है, ये सिर्फ एक ही जो हमारे पास कंपाउंड है उसी का नाम है। अब इसके निर्माण विधि देख लेते हैं। इसका निर्माण विनाइल क्लोराइड को पेरोक्साइड की उपस्थिति में अक्रिय विलायक में गर्म करके किया जाता है। अब जो हमारे पास है विनाइल क्लोराइड को पेरोक्साइड की उपस्थिति में अक्रिय विलायक में गर्म करके किया जाता है, यानी कि हमारे पास है पेरोक्साइड यानी कि प्रेशराइज किया गया किसको, विनाइल क्लोराइड को। ये हमारे पास विनाइल क्लोराइड है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यानी कि उपस्थिति में हमने क्या किया, इसको प्रेशराइज किया और हीट दी, तो यहाँ पर हमारे पास जो मिला वो PVC मिल गया। अब PVC जो होता है उसकी फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, अभी पहले बताया है, ठीक है।
तो अब इसका उपयोग भी देख लेते हैं। इसका उपयोग जो है वो हैंडबैग, प्लास्टिक के खिलौने, पाइप, केबल आदि के बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट है। वैद्युत संयोजक बंध, जिसको हम इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड कहते हैं, एवं सह संयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर ये है कि वैद्युत संयोजक बंध यानी कि वैद्युत संयोजक बंध यानी कि आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये 2 कॉलम है। एक कॉलम में हमने वैद्युत संयोजक बंध लिखा है, दूसरे कॉलम में हमने वैद्युत सह संयोजक बंध यहाँ पर लिख रखा है। इनकी सह संयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर है आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं कि ये धातु और अधातु के मध्य बनते हैं। और ये जो होते हैं धातु और अधातु के मध्य बनते हैं। और ये जो है कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये मुख्यतः अधातु और अधातु के मध्य ही बनते हैं, यानी कि ये अधातु के मध्य बनते हैं। और ये जो बनते हैं, जो हमारे पास वैद्युत संयोजक बंध होते हैं, ये जो बनते हैं ये धातु और अधातु के मध्य बनते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। जो वैद्युत संयोजक बंध होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं, और जो सह संयोजक बंध होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, जल में विलय होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक उच्च होते हैं यानी कि ज़्यादा होते हैं, और जल में क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaCl, MgCl, AlCl3, CaCl2 एटसेट्रा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास सह संयोजक बंध में। इसके यौगिक के गलनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं यानी कि कम होते हैं, और जल में विलय होते हैं। ये भी जल में विलय होते हैं, परंतु इनके जो गलनांक होते हैं वो निम्न होते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसका जो पहला पार्ट है, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पर पहला जो हमारे पास पॉइंट दे रखा है, जो ये स्ट्रक्चर है, हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा। नंबर 2 है तो यहाँ पर इधर की साइड से नंबरिंग करेंगे, और यहाँ पर इसका जो नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइईन हो जाएगा। जो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है HCOH, इसका जो नाम होता है वो मेथेनोइक एसिड होता है। नंबर 4 जो यहाँ पर दे रखा है CH3, CH, CH2, CH2, CH3। तो इधर यहाँ पर हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप वो पास में पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर जो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, और इसका जो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर दे रखा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 है, तो क्या होता है जब, यहाँ पर ये जो दे रखी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। आ जाती है 2 से 3 साल से यही इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बेंजीन की क्लोरीन से सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करती है, तो Fe की उपस्थिति में क्या होगा, ठीक है। क्या होता है जब, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन के हम रिएक्शन करा रहे हैं कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, और यहाँ पर जो है हमारे पास FeCl3 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट का B पार्ट हम देख लें। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन में एसिटिलीन प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है। तो यहाँ पर हमने अमोनिया कृत जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट विलयन में एसिटिलीन प्रवाहित करने पर जो हमारे पास अभिक्रिया प्राप्त होती है वो निम्न प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, AgNO3 की हमने रिएक्शन कराई है अमोनिया से, तो हमारे पास ये जो साल्ट बना है। अब हमने इस साल्ट में हमने एसिटिलीन को प्रवाहित कराया। अब जैसे ही हमने एसिटिलीन को प्रवाहित कराया तो हमारे पास एक PPT बनती है, यानी कि प्रिसिपिटेट बनते हैं। वो बनते हैं डाई सिल्वर एसिटिलाइड का, ठीक है। हमारे पास जो PPT बनते हैं वो बनते हैं डाई सिल्वर एसिटिलाइड, प्लस में बनते हैं हमारे पास अमोनिया बनती है, ठीक है। और अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर बन जाता है।
चलते हैं नए पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसका जो सी है वहाँ पर चलते हैं। तो ये देखते हैं क्या कहता है कि एथिलीन को क्षारीय KMnO4 विलयन में प्रवाहित करते हैं। तो ये हमारे पास एथिलीन है, हमने क्या किया H2O की प्रेजेंस में KMnO4 की जो KMnO4 विलयन में हमने इसको क्या किया, प्रवाहित किया। तो हमारे पास जो रिएक्शन आती है ये बनती है एथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कि एसिटिलीन को लाल तप्त नली में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं बेंजीन का बनना। बेंजीन का बनना हमारे पास क्या है, एसिटिलीन है और इसको हम लाल रक्त तत्व जो हमारे पास नली है उसको उस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो हमारे पास ये भी एसिटिलीन है, ये भी एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है और ये भी हमारे पास एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है। और लाल तप्त नली के अंदर जो है हमारे पास फेरिक की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, यानी कि रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास जो बनती है वो बेंजीन बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि बेंजीन की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से की जाती है तो क्या होता है। बेंजीन का नाइट्रीकरण होता है। अब हमारे पास ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, बेंजीन का मॉलिक्यूल से और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है। अब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन दोनों की जैसे हम रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। सर H2SO4 की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पे जो ए दे रखा है यहाँ पर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक पर टिप्पणी लिखिए। अब हम नंबर 1 पर चलते हैं। थर्मोप्लास्टिक, इसको ताप सुन्नमय बहुलक भी कहते हैं। ताप सुन्नमय बहुलक यानी कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहा जाता है। आइए हम इसको देख लेते हैं। वे बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, जिससे इन्हें किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ठंडा करने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, ताप सुन्नमय बहुलक कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे पास बहुलक होते हैं वो क्या करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं, ठीक है, और गर्म करने पर वो मुलायम हो जाते हैं। मुलायम होने के बाद अगर हम उसको कहीं किसी भी आकार में उसको हम डाल सकते हैं, परंतु ठंडा करने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, तो ताप सुन्नमय बहुलक कहलाते हैं। इसकी ताप जो हमारे पास थर्मोप्लास्टिक है उसकी विशेषता यहाँ पर देख लेते हैं कि इन बहुलकों में अंतराण्विक बल प्रत्यास्थ व रेशेदार बहुलकों के मध्य होते हैं। नंबर 2, ये बहुलकों में श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक होते हैं, यानी कि ये जो बहुलक होते हैं इनमें श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक पाए जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट इसका देख लेते हैं। इन बहुलकों में श्रृंखलाओं के मध्य कोई त्रिविमीय तिर्यक आबंध नहीं होता है, अतः ये दृढ़ नहीं होते हैं। जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीवाइलिन क्लोराइड यानी कि हमारे पास जो PVC होता है, और पॉलीस्टाइरीन, और नेक्स्ट जो हमारे पास वो है टेफ्लॉन। नंबर 2 चलते हैं। थर्मोसेटिंग या ताप दृढ़ बहुलक, वे बहुलक जो गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा कठोर दृढ़ पदार्थों में बदल जाते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। अब इनकी विशेषता देख लेते हैं। ये बहुलक अर्ध तरल यानी कि सेमी फ्लूइड पदार्थों से बनाए जाते हैं। इन बहुलकों को गर्म करके पुनः अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनमें यह परिवर्तन गर्म करने पर अत्यधिक संख्या में तिर्यक आबंध बनने के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, मेलेनाइट आदि। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है हम इस पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो 3 पार्ट है उसका बी पे हम चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है ईंधन का कैलोरी मान। ईंधन का कैलोरी मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। ऊष्मीयमान। अब ऊष्मीयमान क्या होता है, जो हमारे पास ईंधन का कैलोरी मान को पढ़ने के लिए हमको ऊष्मीयमान को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर है हमारे पास 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा यानी कि ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे ईंधन का कैलोरी मान या ऊष्मीयमान कहते हैं। यानी कि जो कैलोरी मान होता है हम उसको ऊष्मीयमान भी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। ठोस तथा द्रव ईंधनों का कैलोरी मान कैलोरी प्रति ग्राम तथा गैसीय ईंधनों का कैलोरी मान किलो कैलोरी प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ईंधन के ऊष्मीयमान या कैलोरी मान 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लेते हैं। नंबर 1 होता है उच्च ऊष्मीयमान यानी कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि HCV जो हमारे पास होता है, ये होता है नंबर 1 HCV।
जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है और उत्पादों, हमारे पास जो उत्पाद बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पादों को कमरे के ताप तक ठंडा होने दिया जाता है, इस दौरान उत्सर्जित कुल ऊष्मा को उस ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान कहते हैं। इसे कुल ऊष्मीय मान भी कहा जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू यानी GCV। अब इसमें यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, हम यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। उच्च ऊष्मीय मान में भाप की गुप्त ऊष्मा भी सम्मिलित होती है। जो हमारे पास उच्च ऊष्मीय मान में भाप की गुप्त ऊष्मा भी सम्मिलित होती है। ये हमारे पास नोट है, ये इसको नोट डाउन कर लेंगे इसको अच्छे से। नंबर 2 हमारे पास है निम्न ऊष्मीय मान यानी कि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं LCV। जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है तथा उत्पादों को निष्कासित होने दिया जाता है, इस दौरान जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे उस ईंधन का निम्न ऊष्मीय मान कहते हैं। इसे नेट ऊष्मीय मान भी कहा जाता है, यानी कि इसको NCV यानी कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कहा जाता है। निम्न ऊष्मीय मान में भाप की गुप्त ऊष्मा सम्मिलित नहीं होती है। जो निम्न ऊष्मीय मान होता है उसमें भाप की गुप्त ऊष्मा होती है वो सम्मिलित नहीं होती है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। निम्न ऊष्मीय मान बराबर होता है उच्च ऊष्मीय मान माइनस के भाप की गुप्त ऊष्मा। जो इसका फॉर्मूला होता है निम्न ऊष्मीय मान का, जो निम्न ऊष्मीय मान बराबर उच्च ऊष्मीय मान यानी कि HCV माइनस भाप की गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन पेपर 2019 का जो पेपर है, जो उसका सॉल्यूशन है, वो उसका आज यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल जीवन क्लासेज में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।